जय हिंद। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है इंडियाज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया में एडेप्टेशन और मिटिगेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज देखने को मिल रही हैं, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। जैसे हम बात करेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 1901 से लेके 2018 के बीच में 0.7 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ। और ये जो 0.7 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज देखने को मिला प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 1901 से लेकर 2018 के बीच में 0.7 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ। और ये जो इंक्रीज देखने को मिला प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा, इंडिया में जो वार्मेस्ट डे का टेम्परेचर है और जो कूलेस्ट नाइट का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हुआ लगभग 1986 से लेके 2015 के बीच में। जो वार्मेस्ट डे का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ 0.63 डिग्री सेल्सियस से और जो कूलेस्ट नाइट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ 0.4 डिग्री सेल्सियस से। एक चीज़ और, 0.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.63 डिग्री सेल्सियस, ये देखने में ऐसा लगता है कि इतना माइन्यूट सा इंक्रीज है, लेकिन ये जो माइन्यूट सा इंक्रीज है इसकी वजह से सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं लाइफ के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। हमारे जो हिमालयाज हैं वो भी लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस से वार्म हुए फ्रॉम 1951 टू 2014। ज़्यादातर एरियाज में ग्लेशियर रिट्रीट देखने को मिल रहा है, आइस जो है वो मेल्ट होती जा रही है और काराकोरम रीजन में हायर स्नोफॉल देखने को मिल रही है, विच मीन्स कि चारों तरफ से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये अपने आप में फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, हमारी जनरेशन के लिए नेगेटिव है, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए हैं। क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हमने कई सारे प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं। जैसे हमारा ग्लोबल टारगेट क्या है? हमारा ग्लोबल टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे। अपने आप में एम्बिशियस टारगेट है। एक ऐसी कंट्री जो कि डेवलप कर रही है वो कह रही है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिमिट किया जा सके, रोका जा सके। इंडिया जो कि हिस्टोरिकली एमिशंस में लो रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा एमिशंस देखने को नहीं मिलते हैं, वो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। आयरनी ये है कि ऐसे नेशंस जो कि हिस्टोरिकली एमिशंस में बहुत ऊपर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। लेकिन हम जो कि हिस्टोरिकली एमिशंस में लोअर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको एड्रेस किया जा सके। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कई सारे प्लान्स देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री में। जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लाया गया 2008 में। 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लाया गया और स्टेट के लेवल्स पे स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज देखने को मिलते हैं। और ये जो स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज देखने को मिलते हैं, ये बात करते हैं रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के बारे में। इनफैक्ट हमारी सरकार ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया है। सबसे पहला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द वेरी फेमस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में फॉर श्योर आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, फ्रांस के साथ में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या है? जितने भी सोलर रिच नेशंस हैं
उनको साथ लेके आना है और सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको सबसे पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया 2018 में। और इसका एम क्या है? इसका एम है 140 कंट्रीज को कनेक्ट करना वाया कॉमन सोलर पावर ग्रिड। कॉमन सोलर पावर ग्रिड के थ्रू लगभग 140 कंट्रीज को कनेक्ट करना एम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। और इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड किंगडम, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, देखो ये जो सरकार है, इस सरकार की अगर 50 पॉलिसीज हैं तो उनमें से 49 पर आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक पॉलिसी ऐसी है जिस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंट्री जिसमें आज तक लोगों को बेसिक हाइजीन की जानकारी नहीं है, वहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन अपने आप में मुझे लगता है बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था और इसमें खूब सारा कामकाज किया भी गया है। हालांकि हमें और लंबा जाना है, लेकिन हाँ, स्वच्छ भारत मिशन अपने आप में सक्सेसफुल स्टेप था। इसको लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। इंडिया ने खुद को ओपन डिफेक्शन फ्री डिक्लेयर करने की बात कही, क्लीनलीनेस को, हाइजीन को प्रमोट किया गया और टॉयलेट्स बनवाए गए, स्पेशली रूरल एरियाज में खूब सारे टॉयलेट्स को बनवाया गया। और इसके अलावा अभी रिसेंटली COP26 में ग्लासगो कमिटमेंट्स के तहत हमने बात की पंचमृत के बारे में। ये जो पंचमृत है यूनाइटेड किंगडम में हुई थी ये, तो ये जो COP हुई है इसके बारे में एक चैप्टर भी है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इससे पहले जो चैप्टर है वो COP का ही है, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया बिकॉज उसको हम एकदम लास्ट में कवर करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो COP26 हुई थी, यहाँ पे हमने 5 की क्लाइमेट एक्शंस के लिए प्लेज ली और इसको क्या बुलाया जाता है? इसको पंचमृत बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पंचमृत बुलाया जाता है। किन 5 चीज़ों की हमने प्लेज ली? एक तो हमने बोला कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस को अचीव करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस को अचीव करेंगे। दूसरा हमने बोला कि हमारी जितनी टोटल एनर्जी नीड है उसका लगभग 50% जो है वो हम रिन्यूएबल्स के थ्रू जनरेट करेंगे बाय 2030। और ये भी अपने आप में एम्बिशियस है। हम कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी टोटल एनर्जी नीड है उसका लगभग 50% हम रिन्यूएबल्स के थ्रू मीट करेंगे बाय 2030। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि ये जो हमारे कार्बन एमिशंस हैं इनको हम 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे बाय 2030। हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं उनको हम 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे बाय 2030। इसके अलावा हमने ये भी बोला कि हमारी जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे टू अबाउट 500 गीगावाट बाय 2030। और पांचवा हमने बोला कि हम लोअर कार्बन इंटेंसिटी के ऊपर फोकस करेंगे। ये जो कार्बन इंटेंसिटी है इसको 45% से रिड्यूस करेंगे बाय 2030। और ये अपने आप में एम्बिशियस टारगेट्स हैं और ये ऐसे टारगेट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, बिकॉज अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पंचमृत नाम की कोई चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे कोई 5 कमिटमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जो की इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखना। हाँ, कोई न्यूज़ में आ जाए किसी भी रीज़न की वजह से तो फिर पूरा डिटेल में पढ़ना है। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके समझ में आया होगा। एक चीज़ और, ये जो फैक्ट्स हैं इनमें से भी दो चार फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखा करो ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लिख पाओ और आपका जो आंसर है वो थोड़ा और ऑथेंटिक लगे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, बेसिक जानकारी तो हमें समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया कि क्या प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें होपफुली आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। अब बात आती है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में।
क्लाइमेट चेंज रियलिटी है। इस रियलिटी से डील करने के लिए, इस रियलिटी को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कामकाज कर रहे हैं? एक बड़ा फेमस टर्म आपने सुना होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कैप्चर किया जाता है, और कैप्चर करने के बाद उसको स्टोर किया जाता है इन वेरियस रिजर्वॉयर्स। ये जो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को पहले तो कैप्चर किया जाता है, और कैप्चर करने के बाद फिर इसको स्टोर किया जाता है इन सम रिजर्वॉयर्स। और ये जो स्टोर किया जाता है ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है, एक लंबे टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैप्चर किया जाता है पहले, और फिर अल्टीमेटली रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बुलाया जाता है। देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो टर्म्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार में दिमाग में रजिस्टर होनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि रिजर्वॉयर्स मतलब कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? तो कई सारे कार्बन सिंक्स देखने को मिलते हैं। कार्बन सिंक्स का मतलब क्या होता है? कार्बन सिंक्स का मतलब होता है ऐसे रिजर्वॉयर्स जो कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं देन दे रिलीज। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस में रिलीज हो रही है उससे कई ज्यादा को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे रिजर्वॉयर्स को क्या बुलाया जाता है? कार्बन सिंक्स बुलाया जाता है। ये जो कार्बन सिंक्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल जैसे फॉरेस्ट हैं, जैसे ओशंस हैं, जैसे सॉइल्स हैं। फॉरेस्ट है, जंगल है, अगर आप पेड़ लगाओगे तो ये जो पेड़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, बायोमास के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, सॉइल्स में स्टोर करके रखता है और रिलीज नहीं करता है। तो ये क्या है? ये नेचुरल सिंक है। ये एक तरीके से क्या कर रहा है? कार्बन को सिक्वेस्टर कर रहा है। ये एक तरीके से क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर कर रहा है। दूसरा, आर्टिफिशियल सिंक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे जो डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स होते हैं। ऐसे ऑयल रिजर्व्स जिनमें से अब ऑयल निकालना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहा है, उनको बोल देते हैं डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स। या फिर अनमाइनेबल कोल सीम्स जो होते हैं, अगर सिंपल तौर पे बोलें तो ऐसे कोल सीम्स जिनसे कोल निकालना अब इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहा है। तो ऐसे आर्टिफिशियल सिंक्स में भी ये जो कार्बन है इसको सिक्वेस्टर किया जाता है। अच्छा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड देखने को मिलता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो है वो 3 स्टेप का प्रोसेस है, और ये जो 3 स्टेप का प्रोसेस है इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं फ्रॉम पावर प्लांट्स, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, उनको रिड्यूस किया जाता है। कैसे रिड्यूस किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले फोकस किया जाता है कैप्चर के ऊपर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अदर गैसेस से सेपरेट किया जाता है। इसको ऐसे समझो, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस चल रही है, उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में खूब सारी गैसेस जो हैं वो रिलीज हो रही हैं। तो कैप्चर में क्या किया जाएगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेपरेट कर लिया जाएगा बाकी अदर गैसेस से। इसको बोल देते हैं कैप्चर। फिर दूसरा स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट, और दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कंप्रेस किया जाता है पहले तो, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टोरेज साइट्स तक। और ये जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये मेनली किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। पहले तो कैप्चर किया गया कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे कैप्चर किया गया? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अदर गैसेस से सेपरेट किया गया, फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पहले कंप्रेस किया जाएगा और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? जो स्टोरेज साइट है वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये मेनली पाइपलाइंस के थ्रू किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फाइनली स्टोर किया जाता है। स्टोर कहाँ किया जाता है? ये जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इंजेक्ट किया जाता है डीप अंडरग्राउंड इनटू रॉक फॉर्मेशंस। अंडरग्राउंड बहुत गहराई में रॉक फॉर्मेशंस में ये जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जब ये कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड
बिल्कुल बहुत अंदर अंडरग्राउंड चली जाती है, रॉक फॉर्मेशंस में चली जाती है। तो ये सालों सालों के लिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए आइसोलेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर से दूर हो जाती है। ये जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है, इस मेथड में पोटेंशियल है कि ये जो एमिशंस हैं इनको रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर ये कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है इसको रिड्यूस किया जा सकता है 80 से 90% तक। देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है। कार्बन सिंक्स, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में एक मेथड है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहले कैप्चर किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अदर गैसेस से सेपरेट किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कंप्रेस किया जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द स्टोरेज साइट, और फिर अल्टीमेटली स्टोरेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको डीप अंडरग्राउंड इनटू रॉक फॉर्मेशंस इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कई और टाइप के सिक्वेस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे ओशन सिक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलता है। अब ये तो आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। ओशन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ओशंस के अंदर स्टोर किया जा रहा है, ओशंस के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। ये जो ओशन सिक्वेस्ट्रेशन है ये भी दो तरीके का देखने को मिलता है। एक तो डायरेक्ट इंजेक्शन हो सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के थ्रू डीप ओशन वाटर्स में इंजेक्ट कर दिया गया। डीप ओशन वाटर्स में डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इंजेक्ट कर दिया गया, उसको क्या बुला देते हैं, उसको डायरेक्ट इंजेक्शन बुला देते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ओशन फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओशन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो ओशन वाटर होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, और जब न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाएगा तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेंगे, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्व होगी तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कम होगा। तो ओशन फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है। तो एक है ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, दूसरा है जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, नाम से क्लियर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इंजेक्ट किया जाता है अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस में। अभी हम बात कर रहे थे कि अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसको क्या बुलाया जाता है, इसको जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन बुलाया जाता है। जैसे डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स में या फिर डीप सलाइन एक्विफर्स में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें कई सारे तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चरल ट्रैपिंग देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल ट्रैपिंग में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको इम्परमिएबल रॉक लेयर्स के अंडर ट्रैप कर लिया जाता है। और इम्परमिएबल रॉक्स क्या होती हैं, ऐसी रॉक्स जो कि गैस और लिक्विड को पास नहीं होने देती हैं। अब सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने इम्परमिएबल रॉक लेयर्स में ट्रैप कर दिया है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अब ऊपर की तरफ माइग्रेट नहीं कर पाएगी, ये अब ऊपर की तरफ नहीं आ पाएगी। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग, और सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग में क्या होता है, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं उनके अंदर जो सराउंडिंग फ्लूइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऑयल, जैसे वाटर, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अंदर ही है, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ही स्टोर किया जा रहा है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं इनके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग फ्लूइड्स होते हैं, जैसे ऑयल है, जैसे वाटर है, उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और इसको बुलाया जाता है सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग। तीसरा, मिनरल ट्रैपिंग। ओवर टाइम क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करती है मिनरल्स के साथ में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है स्टेबल कार्बोनेट मिनरल। स्टेबल कार्बोनेट मिनरल बेसिकली जिसमें कार्बोनेट आयंस होते हैं, जैसे आपने डोलोमाइट का नाम सुना होगा। तो ये जो होते हैं कार्बोनेट मिनरल्स, ये फर्दर केमिकल रिएक्शंस को प्रिवेंट करते हैं, और इसकी वजह से केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करी मिनरल्स के साथ में और उसने स्टेबल कार्बोनेट मिनरल को फॉर्म कर लिया, तो फिर सालों सालों तक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोर हो जाती है, कैप्चर हो जाती है।
और इफेक्टिवली जो एटमॉस्फेरिक कार्बन होती है वो लॉक अवे हो जाती है एक लंबे टाइम के लिए। तो ये है मिनरल ट्रैपिंग। देखो, एक हमने बात की ओशन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, और तीसरा है टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन ओवर द लैंड, जैसे फॉरेस्ट हैं, जैसे वेजिटेशन है। अभी हम बात कर रहे थे जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ उसको एब्जॉर्व करेंगे, बिकॉज फोटोसिंथेसिस करते हैं पेड़, और फिर ये जो पेड़ हैं ये इस कार्बन को बायोमास के फॉर्म में या सॉइल के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन सबसे बढ़िया तरीका है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एफॉरेस्टेशन करो, डिफॉरेस्टेशन से नुकसान होता है। सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कंजर्वेशन टिलेज है, जैसे कवर क्रॉपिंग है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो कि एनहेंस करती है सॉइल की कैपेसिटी को टू स्टोर कार्बन। अच्छा, कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, कवर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो वेट करो, ये सारी चीज़ें आगे जाके आएंगी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स को याद रखना। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।